तो भी एपिसोड के शुरू हम लोग यूरी को देखते हैं जिसने कुछ क्रिमिनल्स को पकड़ा हुआ है जो कि इस पर चिल्ला रहे हैं। तब इसका एक सीनियर आकर इससे पूछता है डिनर के लिए, तो ये बताता है कि नहीं, आज मैं नहीं जा सकता, मुझे आज किसी के साथ डेट पर जाना है। और बाद में डेट पर भला किसके साथ जाता है, भैंस की अपनी बहन के साथ। बड़ा आरामी बंदा है। फिर हम देखते हैं कि अपनी बहन को देखता है, उसे कहता है कि तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। तो फिर अभी अपनी बहन को कुछ पता बताता है जिसके बाद वो कहती है कि तुम अब बड़े हो गए हो यूरी, रिस्पॉन्सिबल हो रही हो। तो इसके बाद वो अपनी बहन को एक शॉपिंग मॉल में लेकर जाता है। और कहती है कि कितनी ज़्यादा महंगी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो यूरी बताता है कि यहाँ पर जो अमीर लोग होते हैं वही शॉपिंग करते हैं। फिर इसके बाद वो अपनी बहन को कहता है कि तुम कुछ खरीदना चाहती हो। तो वो क्या खरीदने लग जाती है, बेडशीट। कहती है कि अन्य की पुरानी बेडशीट ख़राब हो गई है तो मैं ये खरीद रही हूँ। तो यूरी कहता है कि मैं तुम्हारे लिए पूछ रहा हूँ और तुम अपने लिए कुछ खरीदना चाहती हो। तो वो कहती है कि नहीं, मैं सोच रही हूँ कि लोहड़ी का टूथ ब्रश भी टूट गया है। तो यूरी कहता है कि नहीं, हम शॉपिंग मॉल से बाहर जा रहे हैं, चलो डिनर करते हैं जाकर। कितनी नफरत करता है लेट से। इसके बाद ये शॉपिंग मॉल पर जाकर बातें करते हैं थोड़ी सी, फिर डिनर करते हैं। और ये डिनर करते हुए भी चिल्ला रहा होता है। तो पीछे से वेटर होता है जो इसे चुप करने के लिए कहता है, लेकिन ये चुप नहीं करता है। और ये अपनी बहन से कह रहा होता है कि कहीं वो फोड़ जाए, तुम्हें तंग तो नहीं करता, तुम पर जुल्म तो नहीं करता। नहीं, कहती है कि नहीं, वो तो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जब मैं अन्य और लोड के साथ होती हैं। तो वो फिर से जेलस होता है, चलाना शुरू कर देता है। तो वो जो होते हैं रेस्टोरेंट वाले, उन्हें रेस्टोरेंट से ही बाहर निकाल देते हैं। तो भी ये बाहर चल रहे होते हैं जहाँ पर यूरी से पूछता है कि योर हम फिर से नेल्स पर चलें, ये शायद से वही शहर है जहाँ पर ही पहले रहते होंगे। तो ये और कहती है कि मुझे अच्छा लगता था, हम वहाँ पर पहाड़ों में रहते थे, लेकिन अब मैं इस शहर में रहना चाहती हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया और वैसे ही मुझे यहाँ पर कोई काम करना है। यूरी कहता है कि मुझे भी काम करना है कोई। तो अभी घर जाने वाले होते हैं, तभी यूरी इसे एक तोहफा देता है और कहता है कि ये मैंने डिपार्टमेंट स्टोर में छुपके से खरीद लिया था तुम्हारे लिए। तो वो कहती है कि शुक्रिया, और इसे कहती है कि अपना ख्याल रखना, ये भी कहता है। तो वो चली जाती है। फिर ये एक शॉप पर देखता है यहाँ पर कोई केक्स होते हैं। तो ये वहाँ पर जाकर काफ़ी सारे केक्स खरीद लेता है और पुरानी बातें याद करता है। जहाँ पर ये अपनी बड़ी बहन से कहता था कि मुझे भी एक केक खाने हैं, लेकिन इसकी बहन के पास पैसे नहीं होते थे। बहन ही पालती है इसकी। पुरानी बातों को याद करता है, फिर घर में आ जाता है और वही केक खाना शुरू कर देता है और कहता है कि मेरी बहन मुझसे दूर होती जा रही है, कहीं फोल्जर की वजह तो नहीं। तो इसके बाद वो भी घर जाना जाती है और अपने हस्बैंड और आने से मिलती है। तो भी ये एपिसोड, इसके बाद हम लोग कुछ गार्ड्स को देखते हैं और एक डार्क स्किन के बंदे को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अमीर सा लग रहा है और बड़े से पैलेस में होता है जहाँ पर इससे एक आदमी मिलने के लिए आता है। कहता है कि कितना बड़ा और शानदार पैलेस है, मुझे कोई बड़ा सा आदमी लग रहा है भैंस के यहाँ। फिर इसके बाद भी बैठ जाते हैं और बातें करते हैं। वो सूट वाला आदमी इससे पूछता है कि तू बिजनेस कैसा चल रहा है। तो ये कहता है कि हम लोग कोई मर्चेंट्स तो नहीं। तो ये सूट वाला कहता है कि तुमने वो न्यूज़ देखी, वो जो सील था वो फाइनली समुद्र में वापस चला गया। तो वो इससे कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा बातें करते हो। तो इसके बाद वो सूट वाला आदमी इसे कुछ दिखाता है डायरी सी और कहता है कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आए। और वो इन डायरीज को खोलकर देखता है और कहता है कि स्ट्रगल वाला काम मैं नहीं करता। वो सूट वाला आदमी इसे कुछ इलीगल काम करने के लिए कह रहा है कि साउथ और वेस्ट में जो ज़मीन है उसके बारे में। तो हमारा जो होता है ये बंदा ये कहता है कि नहीं, मैं ऐसे कामों में नहीं बढ़ना चाहता और इसे निकाल देता है। फिर इसके बाद ये गाड़ी में बैठता है और कहता है कि ये बंदा मरी हुई एम्पायर के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है, चलो मुझे यहाँ से लेकर चलो, नहीं हो भाई, यहाँ पर वो नहीं रहना चाहता। तो इसके बाद हम लोग ये और फोर्जो को देखते हैं जो फूलों को देख रही होती। तो उसके साथ एक आदमी होता है जो इसे बताता है कि ये फूल जब तुम्हें नींद नहीं आती ऐसे खाओगे तो नींद भी आ जाएगी तुम्हें। तो ये सोचने लग जाती है मलिंडा के बारे में कि वो बता रही थी कि उसे नींद नहीं आती। तभी इसके हाथ में एक लेडी बग बैठ जाती है, उसकी तरफ देखती है। तभी उसकी तरफ एक नाइफ आता है, लेकिन योर उसे हाथ से पकड़ लेती है और वहाँ पर एक लेडी आती है जो कहती है कि तुम्हें इस सेक्ट को मार देना चाहिए था। तो योर उसे कहती है कि हेलो, और उस लेडी का नाम है हेमलॉक। और यहाँ पर एक और बच्चा सा आता है, छोटा सा लड़का, और कहता है कि मैं भी रिपोर्ट देने के लिए आया हूँ यहाँ पर। तो योर उसे कहती है कि हेलो जिम्पे, जिम्पे नाम है इसका, जो जे की याद आ गई मुझे। तो जिम्पे भी इन्हें हेलो कहता है। तभी वो लड़की इनसे योर से थोड़ा सा लड़ना शुरू कर देती है। तभी वहाँ पर जो आदमी होता है आ जाता है, यही इनका बॉस है। बैंड किया मैं भूल कैसे गया, वही आदमी है। तो अभी ये बैठ जाते हैं टी लेकर उस जगह पर गार्डन में। और फिर वो इन्हें इनका टास्क बताता है कि साउथ की साइड में जंगल में कुछ एल्क नाम के एनिमल्स हैं, इन्हें उनको प्रोटेक्ट करना है। और हरामी लोग कुछ हैं जो उन्हें मारना चाहते हैं और उन्हें बेचना चाहते हैं। और ये कहता है कि तुम्हें उन्हें मारना बिल्कुल भी नहीं है, इन एल्क्स को इन्हें प्रोटेक्ट करना है हर कीमत में। तो ये और कहती है कि हम लोग साउथ में जा रहे हैं, काश वहाँ पर बग्स ना हो। तो इसके बाद ये लोग फॉरेस्ट में आते हैं उसी बड़े से, और उस फॉरेस्ट के ऊपर बर्ड बैठा हुआ है जो चोंच मार रहा है इसके यहाँ। और भी अपनी पेट के बारे में बताती है, बॉन्ड के बारे में। तो औरत कहती है कि जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम काम बहुत ज़्यादा कम करने लगी हो और हमेशा अपने हस्बैंड पर फोकस रखो। कुछ ज़्यादा ही चिढ़ती है ये और से। तो और कहती है कि शादी ने तो मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया है शादी करके।
तो उसके साथ जो आदमी होता है वो बताता है कि मेरी भी एक वाइफ है, हम लोग तो बस नॉर्मली हस्बैंड और वाइफ की तरह निकलते वाइफ की तरह रहते हैं, मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। तो ये और उससे पूछते हैं कि क्या तुम लोग किस करते जब तुम घर वापस जाते हैं। तो बताते हैं कि जब हम यंग थे तब ऐसा करते थे। तो पीछे से वो औरत कहती है कि बस बहुत वो ऐसी बातों का। तो उसके ऊपर से वो बर्ड भी उड़कर चला जाता है। फिर इसके बाद उस जगह पर पहुंच जाते हैं एल्क वाली। यहाँ पर ये और कोई बड़ा सा फ्लावर भी दिखता है जब वो लेडी कहती है कि अब हम यहाँ पर काम कर रहे हैं और तो किसी को भी तो मार सकते हैं ना। तो वो और से कहती है कि उन्हें गेम खेलने जो भी ज्यादा लोगों को मारेगा वो जीत जाएगा। तो और कहती है कि मैं ऐसी गेम नहीं खेलती। तो अभी लोग ऐसे ही कुछ रिसर्च करते हैं तो इन्हें एक मिलता है और नो सेल्क। तभी इन्हें कुछ वहाँ पर इंसानों के फुटप्रिंट भी नजर आते हैं और ये सामने देखते हैं तो वहाँ पर एक एल्क खड़ा होता है। तो वो लेडी क्या करती है एल्क की तरफ वो मार देती है अपना जो भी भाला सा होता है। तो और से कहती है कि तुम ये क्या कर रही है। तो वो कहती है कि जरा नीचे देखो। तो इस एल्क के पैरों के नीचे एक वो होता है ट्रैप सा जो इंसानों ने बिछाया। तो अभी वहाँ पर कुछ हंटर्स आ जाते हैं जो उस एल्क को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एल्क को नहीं, वो जो लेडी होती है शामला जो भी नाम है उसका, वो इनकी भैंस की गर्दन काट देती है। दोनों हंटर्स बड़ी बुरी है भैंस की। तो वो दूसरे हंटर्स को भी मारती है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसे बचा लेता है और कहता है कि हमें एक को जिंदा रहने देना होगा, हम उसे फॉलो करेंगे। उन्होंने कहीं तो कैंप लगाया होगा करीब। तो वो जो एल्क होता है वो फनी योर पर हमला कर रहा होता है, लेकिन योर उसे बचती है और पेड़ पर चढ़ जाती है। वो जो आदमी होता है कहीं तो दूर चल जाता है। तो वो एल्क जो होता है योर पर फिर से हमला करता है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन पीछे से वो औरत होती है जो योर के पीछे से भैंस की बाला मारती है और योर से कहती है कि मुझे एल्क को प्रोटेक्ट करने के लिए बोला गया है, लेकिन मुझे ये नहीं बोला गया कि मैं तुम पर हमला नहीं कर सकती। और गद्दारी कर दी साले। तो वो जो लेडी या लड़का जो भी है योर पर हमला कर देता है, उसे मारने की कोशिश करता है। पीछे से एल्क भी आ रहा है उसे मारने के लिए। तो अभी और भी उस पर हमला करती है जिसे वो डोज करके ऊपर की तरफ एक हथियार सा योर की तरफ मारता है, जिससे योर की गर्दन कट जाती है भैंस की आंख। तो अभी वो योर पर बहुत ज़्यादा अटैक करती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डोज कर रही होती है योर बहुत मुश्किल। तभी वो औरत कहती है कि अब मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ यहाँ पर। तभी वो योर पर चाकू से हमला करती है, जिससे योर बस्ट हो जाती है, लेकिन उसे थोड़ी सी चोट लग जाती है पेट के करीब। औरत ऐसे कहती है कि अब क्या करोगी तुम, अपने हस्बैंड के बाहों में जाकर रहोगी। फिर वो इससे कहती है कि इसके बाद मैं तुम्हारे हस्बैंड को भी मार दूंगी और तुम्हारे भाई और फैमिली सब। तो योर को गुस्सा हो जाता है, तो वो इससे हमला करती है और कहती है कि तुम मेरी फैमिली को कुछ नहीं करोगी। तो ये लोग बहुत ज़्यादा फाइट करते हैं। उस औरत की तो भैंस की आंख लग गई। तो औरत क्या करती है इसके ऊपर एक पत्थर उठाकर मारती है, लेकिन ये औरत उस पत्थर को भी तोड़ देती है और एक छोटा सा पत्थर इसके माथे पे मारती है। और ये औरत उस पर एक मारती है चाकू, जिसे योर मुंह से पकड़कर इसकी तरफ ही मार देती। कभी ये योर पर एक और हमला करती है, जिससे योर की थोड़ी सी बाजू कट जाती है। ये तो योर इस पर हमला करती है, ऐसा लगता है जैसे ये मर गई, लेकिन योर इससे छोड़ देती है और कहती है कि मैं जीत गई, तुम मेरी फैमिली को कुछ भी नहीं करोगी। तो वो कहती है कि नहीं, मैं नहीं हार सकती। और माथा भी सूज गया इसका। तो योर इसे घसीटती हुई लेकर चली जाती है और कहती है कि अब हमें वापिस जाना होगा। तो भी इसके बाद ये लोग उनके अड्डे पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर जो बूढ़ा आदमी होता है इसकी बॉन्ड की तरफ देखकर कहता है कि ये चोटें कहाँ से लगी, और बताती है कि हमारी थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी। तभी एक आदमी इनकी तरफ देखता है कैम से, तो आदमी उसकी गर्दन में मरोड़ देता है भैंस की। और वो जो परिंदे उसने भैंस की गन पकड़ी हुई है AK-47। तभी वो कैंप वाले नोटिस करते हैं कि हमारे बंदे नहीं करे, तो वो अपने रेडियो चलाने वाला होता है, लेकिन वो आदमी आकर इसे पीछे से मार कर रेडियो पे तोड़ देता है और फिर कहता है कि ये आदमी मुझे उनका लीडर लग रहा है, ये और तुम जाकर बाकी आदमी को टपका दो। फिर वो जाकर बहुत बुरी तरह मारती है उन्हें भैंस की। एक तो भैंस की माथे में वार दिया चाकू। तो जो दूसरे आदमी होते हैं दूसरे वाले औरत पर हमला करते हैं, तो वो उन्हें काट देती है। और फिर हमें पता चलता है कि ये औरत नहीं मरती है, जो भी इसका नाम है, हम लोग सारा मर्द निकला। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं बंदूकों से, लेकिन वो लोग उन्हें भी मारकर उनका पूरा कैंप ही डिस्ट्रॉय कर दो। वो पूरा आदमी कहता है कि लगता कोई भी नहीं बचा अब यहाँ पर। तो उन्हें कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर ड्राइव कर देता हूँ। तो वो औरत कहती है, और जो भी आदमी कहता है कि हम लोग मैं पैदल चला जाऊंगा, मुझे नहीं जाना गाड़ी में। तो वो पैदल जाने लगा, वो को गालियाँ दे रहा होता है कि मैं तुमसे पता लेकर आऊंगा। और उस आदमी के साथ गाड़ी में जा रहे। कभी और कहती है कि मैं एक अससासिन हूँ, मुझे लगता है कि मैंने कोई गलती कर दी शादी कर। तो आदमी कहता है कि मेरा भी कुछ डिफरेंट ही था रीज़न। मेरी शादी पहले ही हो चुकी थी जब मैंने गार्डन ज्वाइन किया था, उससे पहले। और मैं अपनी कंट्री के लिए लड़ता हूँ, अपने प्राइड के लिए लड़ता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ को कभी भी कुछ पता चल जाए। और यही वजह है शायद से अभी भी हम दोनों टुगेदर हैं। यानी तो योर अपने हस्बैंड के बारे में सोचती है, अपनी फैमिली के बारे में सोचती है। वो योर से कहता है कि अगर तुम कमिट
लिमिटेड हो उसके साथ, तो इतना ज़्यादा सोचना छोड़ दो। अगर तुम सोचोगी तो दूसरों को भी हर्ट करोगे, खुद को भी। तो इसके बाद वो कपड़े बदल कर घर पर आ जाती है और आन्या से कहती है कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं। तो आन्या कहती है कि पापा अपने कमरे में पढ़ रहे हैं, यानी मिशन की तैयारी कर रहे हैं। तो आन्या उसका दिमाग पढ़कर कहती है कि मम्मा लड़ाई लड़कर आई हैं। तो अभी और अपने कमरे की तरफ जाती है और सोचती है कि मैंने कभी उसे बारे में बताने का नहीं सोचा अपने काम के बारे में, लेकिन अब मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो ये लॉयड के कमरे के बाहर जाती है और कहती है कि हेलो लॉयड। उसका दरवाज़ा खटकाती है, शैसी अब लॉयड को बताने वाली है अपने काम के लिए। काम एपिसोड के शुरू में हम लोग हेमलॉक को देखते हैं, जिसे योर ने कूटा था बहुत बुरे तरीके से। अभी वो वापस आ चुका है। तभी उसके पीछे से इनके जो बॉस है वो भी आ जाते हैं और इन्हें कांग्रेचुलेशन करते हैं इनके मिशन कंप्लीट होने पर। तो ये उनसे माफ़ी मांगने लग जाता है कि मैंने जो भी किया थॉर्न प्रिंसेस के साथ और मैंने उन एल्को को भी मारने की कोशिश की थी, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो ऐसे कहने लग जाते हैं कि वेल ये तुमने बहुत ज़्यादा बुरा किया, लेकिन एक बार मैंने भी थॉर्न प्रिंसेस पर ऐसे अटैक किया था उसकी स्ट्रेंथ देखने के लिए कि कहीं वो कमज़ोर तो नहीं हो गई। फिर वो इससे पूछता है कि क्या वो ताकतवर है। तो ये कहता है कि हाँ। फिर पीछे से वो छोटा जो लड़का है जिम पे वो भी आ जाता है कोई फूल लेकर और इसे कहता है कि जाओ जाकर थॉर्न प्रिंसेस को ये फूल दो। तो फिर वो इससे थोड़ा सा लड़ झगड़ कर वो लेकर वहाँ से चला ही जाता है। तो इसके बाद हम अपने योर को देखते हैं जो कि बेड में पड़ी हुई सोच रही होती है कि आज हमारी रेट है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ पर ये लॉयड के दरवाजे के बाहर गई थी, उसे बाहर बुलाकर उसे कहने लगी कि ओए तुम्हें याद है जब हम एक रेस्टोरेंट में गए थे खाना खाने के लिए। तो वो कहता है कि हाँ वही। कोई कहती है कि क्यों ना हम वहाँ पर दोबारा चले। वो कहता है कि क्यों ऐसे अचानक क्यों। तो ये कहती है कि मैं बस पब्लिक में अफेक्शन ऐसा दिखाना चाहती हूँ, छोड़ो हो रही है। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है। फिर ये दोनों मान जाते हैं। तो अभी ये दोनों अपनी डेट के लिए तैयार हो जाते हैं और इन लोगों ने फ्रैंकी के साथ आन्या को छोड़ दिया बेबी सिटिंग के लिए। तो अभी ये दोनों चल जाते हैं। पीछे से फ्रैंकी आन्या को कहता है कि क्या हम उन्हें फॉलो करें। तो आन्या कहती है कि नहीं मैं बोर हो चुकी हूँ उनसे। फिर ये दोनों जा रहे होते हैं। तो लॉयड इसे एक रेस्टोरेंट का कहता है जहाँ पर नया पिज्ज़ा मिलता है। तो वो कहती है कि नहीं हम उसी रेस्टोरेंट पर जाएंगे, मुझे वो कॉकटेल पीनी है। वही कॉकटेल है जिसकी वजह से इसका दर्द कम हुआ था यानी में। खैर अभी ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं रेस्टोरेंट और लॉयड से पूछते हैं कि क्या तुम्हें उस कॉकटेल का नाम याद है। तो वो इसे बताता है। तो ये वहाँ से कॉकटेल को मंगा कर पीने लग जाती है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा होता, इसका दर्द कम नहीं हो रहा। लॉयड को बताती है। तो लॉयड कहता है कि तो शैसी एक टमाटो वाली ये वाली कॉकटेल होगी। तो वो भी बुलाती है, उससे भी उसका दर्द कम नहीं होता है। कहती है कि नहीं काम कर रहा। तो ये और रोती हुई कहती है कि मुझे वो कॉकटेल कभी भी पीने को नहीं मिलेगी। तो लॉयड कहता है कि क्या तुम्हें वो कॉकटेल इतनी ज़्यादा पसंद थी, तो चलो क्यों ना आज हम उसी कॉकटेल को ढूंढते हैं इस शहर। तो एक बार जाते हैं जहाँ पर इन्हें कुछ बूढ़े लोग मिलते हैं और इन्हें वो कहते हैं कि कितना प्यारा कपल है ये, और उससे भी किसके बारे में पूछना शुरू कर देती है। तभी वो कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है क्योंकि इसे दर्द हो रहा है ना बाजू में, वो ठीक करने के लिए। तो अभी वॉशरूम को ढूंढ रही होती है, तभी इसे हेमलॉक नजर आता है। तो वैसे कहता है कि तुम शराब पी कर ऐसी टोन में घूमी जा रही हो। तो ये कहती है कि तुम यहाँ पर मुझे क्यों मिल रहे हो पब्लिक में। तो वो कहता है कि फिक्र मत करो, कोई भी नहीं पहचानेगा मुझे। तो ये लोग बातें कर रहे होते हैं। जो योर के काम वाली हैं वो इन्हें दूर से देख रही होती हैं दूरबीन से, कहती हैं कि कहीं ये योर तो नहीं, ये किस हैंडसम लड़के के साथ खड़ी है और वो इसे प्रेजेंट दे रहा है कहीं योर। तो ये लोग सोच रही हैं कि योर कोई बुरा काम कर रहे और जिम्पे इसे बैंडेजेस देता है बाजू पर लगाने के लिए। सॉरी जिम्पे की तरफ से वो बैंडेजेस देता है हेमलॉक। तो ये उसे देखकर शुक्रिया कहती है और फिर वो बैंडेज लगा लेती है, इससे इसका दर्द कम हो जाता है। फिर वापस जाकर लॉयड से मिलता। तभी लॉयड उन औरतों को नोटिस कर लेता है और कहता है कि वो पीछे देखो, वो तुम्हारी कोवर्कर्स नहीं है। तो ये और कहती है कि हाँ वही है जो मेरे साथ काम करती हैं। लोग क्या कर रही है, वो पीछे से कह रही होती है कि कहीं ये और ऐसा कोई धोखा वगैरह तो नहीं दे रही अपने शोर को। तभी लॉयड जो होता है योर का हाथ पकड़ लेता है और वो बहुत ज्यादा शर्माने लग जाती है। फिर ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। तो अभी ये दोनों वहाँ से बहुत ज्यादा दूर आ जाते हैं। योर कहती है कि हाँ हम लोग बच गए उन लोगों से। तभी योर सोच रही होती है कि मैंने जो है किया जब किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। तभी लॉयड इसे एक पार्क में जाने को कहता है, वहीं पर एक छोटा सा पार्क होता है। तभी ये लोग ऊपर वही जगह पर जाकर खड़े हो जाते हैं जहाँ पर ये सीजन 1 में खड़े हुए थे और कहते हैं कि 1.5 साल हो गए हमें यहाँ पर आए हुए, कितना ज्यादा नॉस्टैल्जिक लग रहा होता है और ये लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी और इसे कहती है कि तो लॉयड तुम्हें क्या लगता है हमारा ये रिश्ता कब तक चलेगा। लॉयड इसकी तरफ देखता है। तभी ये कहती है कि तुम्हारे कुछ तो फ्यूचर प्लान्स होंगे ना, जैसा कि जब आन्या ग्रेजुएट होगी तब तुम मेरे साथ अपना रिश्ता तोड़ दोगी। तो लॉयड सोचता है कि कहीं ये हमारा रिश्ता और ज्यादा चलाने का तो नहीं कह रही। तभी लॉयड उसे कहता है कि तुम जब तक चाहो तो हम लोग तब तक शादीशुदा रह सकते हैं, तुम्हारा अरेस्ट होने का रिस्क भी तो बहुत ज्यादा है ना। और लॉयड कहता है कि ऐसा होगा तो आन्या भी बहुत ज़्यादा खुश होगी। तभी और इसे पूछते हैं कि तुम क्या फील करते हो। तो वो कहता है कि मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो भी वो सोचती है कि नहीं मैं ये नहीं पूछ रही, मैं तो बस पूछ रही हूँ कि लॉयड
तुम मेरे बारे में क्या फील करते हो? मेरे दिल में एक होप है, यानी प्यार की हो। कहीं मैं ये उम्मीद रख कर सेल्फिश तो नहीं हो रही है? भाई साहब प्यार हो गया इस दिल से फाइनली। तो अभी इसके बाद ये और अपने ऑफिस में होती है, जहाँ पर वो औरतें इससे सवाल पूछ रही होती है कि वो मर्द कौन था जिसके साथ तुम मिली थी, और कहती है कि मेरा शोर। लेकिन वो कहती है कि तुम्हारे शोर के अलावा भी तुम किसी और से मिली थी, वो वाइट बालों वाला लड़का। तभी और जो होती है अपने साथ जो साथी होता है बूढ़ा सा, उससे कहती है कि मेरी मदद कीजिए प्लीज। तभी वो अंदर हम लोग को लेकर आ जाता है और कहता है कि इससे मिलिए, ये हमारा नया कोवर्कर है, इसने 2 दिन पहले ज्वाइन की। तो औरतें कहती हैं कि ये तो वही लड़का बैठे हेयर वाला जिससे। और वो बूढ़ा आदमी बताता है कि हमने इसे कोई सामान देकर भेजा था योर के लिए। तो अभी वहाँ पर जो मिली होती है लड़की, वो इससे पसंद करने लग जाती है और इससे आगे नंबर पूछने लग जाती है। कहता है कि मेरे पास कोई नंबर नहीं है। तो दूसरी औरतें मिली को रोकती हैं और कहती हैं कि छोड़ो ऐसे लड़कों को, करीब मत जाया करो, बड़े बदतमीज। लेकिन वो इससे सवाल जवाब पूछी जा रही है, तुम कितने साल के हो, कैसे हो, क्यों हो। तो और भी कहती है कि आई होप के सभी अच्छे से रहेंगे यहाँ पर। तो आदमी कहता है कि वेल, हमें ऐसे कोई कम्युनिकेशन स्किल्स भी तो सिखाने हैं, हर कोई इंसान तो अच्छे से रोल नहीं निभा सकता। और उसके बाद सुनकर अपने शोर के बारे में सोचती है। इसके बाद हम लॉयड को देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी मैडम के साथ होता है, जो इसे कह रही होते है कि फोकस करो अपने मिशन पर तुम। तो वहाँ पर जो आदमी होता है दूसरा, वो इसे कहता है कि प्रेजेंट स्ट्रिक्स में एक के बाद दूसरी रुकावटें आती ही जा रही हैं। तभी पीछे से वो आ जाती है, वाइट बालों वाले लड़की, क्या नाम था इसका, फ्रोस्ट शायद से। वो कहती है कि मैं कह रही हूँ कि हमें एक नया ऑपरेशन स्टिक शो करना चाहिए जिसमें मैं वाइफ का रोल करूँ। तो लॉयड कहता है कि हाँ वो अच्छा तो होगा। तो ये सुनकर खुश हो जाती है वो लड़की। तभी जो होती है उनकी जो बॉस, वो कहती है कि क्या तुम लॉयड थक गए हो ये काम कर कर। कोई कहता है कि नहीं मैं थका नहीं, मैं बस योर को समझ नहीं पा रहा, मैं उसे समझना चाहता हूँ कि योर आखिर है कौन। तो बॉस कहती है कि तुम्हें योर के साथ अपना रिश्ता अच्छा करना होगा। सोचो अगर ऑपरेशन स्टिक्स फेल हो गया तो हमारा सारा मिशन भी फेल हो जाए, जो भी हमने मेहनत की थी। और वो वाइट बालों वाली लड़की सोच रही होती है कि फियोना कि ये योर साली भैंस की कितना तंग कर रही है मेरे लॉयड को। के बाद हम स्कूल में आते हैं, जहाँ पर इन्हें छुट्टी हो चुकी है। तो वो डेमियन आन्या से लड़ रहा होता है हमेशा की तरह। फिर वो अपने घर चले जाते हैं। फिर इसके बाद आन्या भी घर आती है। तो आन्या अपनी माँ से पूछती है कि पापा कहाँ हैं। तो वो बताती है कि तुम्हारे पापा आज देर तक काम करेंगे, क्यों ना मैं तुम्हारी होमवर्क में मदद कर दूँ। तो वो आन्या को होमवर्क में मदद करना शुरू कर देती है और वो इसे अच्छे से पढ़ा रही है। आन्या कहती है कि मम्मा स्मार्ट हो गई। तो वो कहती है कि वेल, मैं लॉयड को तुम्हें पढ़ाते हुए देखती हूँ तो मुझे भी अच्छा लगने लग गया है ऐसे ही। और फिर कहने लग जाती है लॉयड कितना ज़्यादा स्मार्ट है, कितना इनक्रेडिबल है, क्या वो हमेशा से ऐसा ही था। सच में प्यार करने लगी है ये लॉयड से। तो वो आने से पूछती है कि मेरे आने से पहले तुम और लॉयड कैसे रहते थे। तो आन्या कहती है कि वेल बहुत पुरानी बात है, मुझे याद नहीं। तो योर कहती है कि वेल सॉरी, तुम तो बहुत ज़्यादा छोटी होगी। तभी आन्या से पूछती है कि मम्मा क्या पापा में इंटरेस्टेड है। तभी वो कहती है कि नहीं ये तो हमारी वैसे भी पेपर है, मैरिज है। तो आन्या से कहती है कि मम्मा आपको ऑनेस्ट होना चाहिए, अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए। तो अभी योर अपने दिल पर हाथ रखती है और उसके बारे में सोचती है, लॉयड के बारे में। तभी आन्या को कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे लॉयड से प्यार हो गया है फाइनली यार, आखिरकार 150 चैप्टर बाद इसे प्यार हुआ है। आन्या अब उसकी तरफ हैरानी से देखती है और पूछती है कि क्या आप मम्मा ओमूरा इससे भी ज़्यादा प्यार करते हो पापा से। तभी वो कहती है कि वेल, मैं दोनों को कंपेयर नहीं कर सकती, दोनों ही प्यार डिफरेंट है। तो अन्य कहती है कि मैं भी पापा से प्यार करती हूँ। तो ये और कहती है कि हाँ मुझे पता है तुम पापा से प्यार करती हो, लेकिन मेरे वाला प्यार जो है वो डिफरेंट काइंड का प्यार है, रोमांटिक। तभी वो अन्य से कहती है कि मैं तुम्हारी तरह एक अच्छी लड़की नहीं हूँ अन्य, मैं चाहती हूँ कि तुम इसे एक सीक्रेट रखो, तुम पापा को नहीं बताओगी ये बात, ठीक है, मुझसे प्रॉमिस करो। तो आन्या कहती है कि प्रॉमिस। यार मुझे क्यों इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है इनके लिए। तभी लॉयड भी वहाँ पर आ जाता है और उससे कहती है कि वेलकम होम। तो वो खाने का पूछता है। तो आन्या कहती है कि हाँ मैंने ओमू राइस खाना है, मम्मा ने भी ओमू राइस ही खाना है। तो ये और अपने दिल में सोच रही होती है कि मैंने हर हाल में प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ क्योंकि मैं इनसे प्यार। और के शो में हम लोग फियोना और लॉयड को मलिंडा के बारे में बात करते हुए देखते हैं। कहते हैं कि वो आज आई नहीं अपनी अपॉइंटमेंट के लिए, मुझे लगता था वैसे कहेगी। तो फियोना कहती है कि वो अपने हस्बैंड के बारे में बोल रही थी कि वो एक एलियन है, कि आपको क्या लगता है। तो वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ जरूर उसके साथ कुछ तो हुआ होगा जो ऐसा लग रहा है कि उसका शोहर एक एलियन है, लेकिन फिर भी मैं उसके करीब जाने की कोशिश करूंगा योर के जरिए। फिर इसके बाद हम योर को देखते हैं जो कि बॉलिंग खेल रही होती है कुछ औरतों के साथ। तो योर उसमें जीत जाती है और कहती है कि मैं जीत गई ना इसमें। तो दूसरी औरतें कहती हैं कि हाँ तुम जीत गई, लेकिन अगली बारी कोशिश करना कि तोड़ मत दो ना ऐसे। तभी वो घर जाने वाले होते हैं। तभी योर कहती है कि मलिंडा तुमने मुझे बताया था ना कि तुम्हें नींद नहीं आ रही, मैं तुम्हारे लिए कुछ जड़ी बूटियां से लेकर आई हूँ। मलिंडा
मलिंडा उसे कहती है कि थैंक यू वेरी मच। तो वो औरत कहती है कि लेकिन मैं फिर किसी से खाने वाली जो चीज़ होती है वो नहीं ले सकती कि गिफ्ट के तौर पर भी। तो ये औरत से कहती है कि मैं तुम्हारी इसमें जहन नहीं है, तो खुद भी खाकर खांसी करना शुरू कर देती है। मलिंडा उससे पूछती है कि तुम ठीक हो, फिर उसके बाद वो उससे वो ले ही लेती है गिफ्ट, और फिर ये दोनों कार में बैठकर जाने लग जाते हैं। जहाँ पर मलिंडा उसे बताती है कि मैं तुम्हारे शोहर के पास तो जाती हूँ, डॉक्टर जो है तुम्हारा शोहर अपॉइंटमेंट के लिए। तो और कहती है कि लॉयड ने मुझे ये तो नहीं बताया। तो वो कहती है कि ये डॉक्टर ऐसे ही होते हैं, नहीं बताते। तब वो कहती है कि मैं इस वीक नहीं गई वहाँ पर अपॉइंटमेंट के लिए। वो अच्छा डॉक्टर है, उसने मुझे समझने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मुझे हमेशा देख रहा है, अपने शोहर की बात कर रही है, और इस बात से मुझे बहुत डर लगता है। वो कहती है कि कितना पैथेटिक है ना। तो अभी और कहती है कि मिलिंडा इस बात से मुझे भी डर लगता है कि लोग ये पहचान जाएंगे कि मैं आखिर हूँ। तो मिलिंडा उसे हैरानी से और पूछती है कि और तुम्हें क्यों डर लगता है अपने हस्बैंड से। तो वो कहती है कि हाँ, तो सामने जो औरत बैठी होती है वो कहती है कि हर औरत ही ऐसी होती है, हर औरत को कोई ना कोई डर लगता है। तो अभी ये योर को एक अजीब सी जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर अजीब से लोग होते हैं जिन्होंने अजीब सी टोपियां पहनी हुई हैं, और वो लोग एलियंस को बुला रहे हैं। योर वहाँ पर बहुत ज़्यादा नर्वस होती है। तो अभी ये कुछ बातें करते हैं जो कि ज़रूरी नहीं है हमारे लिए। फिर ये हाथ पकड़ते हैं और उनसे बातें करना शुरू कर देते हैं। और अपने दिमाग में सोच रही होती है कि मैं एक असासिन हूँ, लेकिन बार बोल रही होती है कि जब मैं भी दही खाती हूँ तो ढक्कन पर जब दही लगी होती है मैं उसे भी खाना चाहती हूँ, लेकिन खा नहीं पाती क्योंकि मुझे लगता है कि लॉयड मुझे देख रहा है। वो लोग इसे हैरानी से देखते और कहते हैं कि क्या स्टूपिड बातें कर रही है। तो अब मेलिंडा की बारी आती है जो कि अपने हस्बैंड के बारे में वही बातें कर रही होती है, एलियन वाली। फिर इसके बाद ये आदमी टाइपराइटर को कुछ लिखना शुरू कर देता है, और फिर ये अपनी टोपियाँ उतार देते हैं। खैर ये आप इसमें थोड़ी सी बातें करते हैं फजूल से, फिर ये बाहर आ जाते हैं दोनों ही। तो मलिंडा योर से कहती है कि योर तुम फिक्र मत करो, मैं श्योर हूँ कि तुम्हारा हस्बैंड तुम जैसे भी हो तुम्हें एक्सेप्ट करेगा। तो अभी योर इसे थैंक यू कहती है। फिर मलिंडा इसे एक नोटबुक देती है और कहती है कि क्या तुम ये मेरे डॉक्टर को दे दो कि यानी कि लॉयड को, इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है जो लॉयड ने मुझे लिखने के लिए कहा था कि मैं क्या फील करती हूँ। तो योर कहती है कि ठीक है मैं देख लूँगी। फिर वो घर आकर लॉयड को नोटबुक देती है। लॉयड बैठकर वह पढ़ना शुरू कर देता है। तो बहुत कुछ लिखा होता है, लेकिन हम ज़रूरी चीज़ें पढ़ लेते हैं। वो लिखा हुआ है कि ये तब की बात है जब मेरे ने प्राइम मिनिस्टर के इसी कुर्सी से रिजाइन कर दिया था। शायद ये एडमिनिस्ट्रेशन प्रेसिडेंट्स की बात है। मैंने सुना था कि वहाँ पर प्रेसिडेंट एथन भी आने वाले हैं, इसलिए मैं उनके साथ मिलने के लिए जा रही थी, लेकिन मैं रुक गई। उसकी हार्श साइलेंस ने मुझे पैरालाइज कर दिया डर की वजह से। लोटी से देखकर हैरान होता है बढ़कर, और कहता है कि प्रोफेसर एथन ये तो वही बुढ़ा है जिसने अन्य को पढ़ाया था। तो भी इसके बाद ही और अपने काम पर जाने वाली होती है। लोटी से कहता है कि तुम डिनर अपने कोवर्कर के साथ ही करोगी। तो वो कहती है कि हाँ। फिर समाज में सोच रही होती है कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मैं लॉयड की मदद कर पाई। फिर लॉयड उसके बारे में सोच रहा होता है प्रोफेसर एथन और डेमन के बाप के बारे में। दो अन्य उसका दिमाग पढ़ के कहती है कि वो इवल बंदा और प्रोफेसर एथन दोस्त हैं। तो लॉयड भी सोचता है। तभी आना कहती है कि मुझे लगता है मुझे अब पढ़ाई करनी चाहिए। मैं सोच रही हूँ कि ना वो ग्रैंडपा मुझे पढ़ाएं। लॉयड से देखकर कहता है कि तुम पढ़ रही हो, क्या हो गया तुम्हें। तो वो कहती है कि मुझे बस पढ़ाई करनी है। फिर इसके बाद लॉयड से उन्हीं के पास लेकर आ जाता है बूढ़ी के। ये बैठते हैं और ग्रैंडपा इससे पूछते हैं कि तुम क्या पढ़ना चाहती हो आज आन्या। तो आन्या कहती है कि मुझे इवल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है। तो लॉयड दूर से कहता है कि तुम क्या बोली जा रही हो आन्या। तो वो पूरी औरत अपने हस्बैंड से कहती है कि आन्या तो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही है। तो लॉयड उसे कहता है कि क्या ये मिस्टर पहले से ऐसे थे। तो वो कहती है कि हाँ। तो वो कहती है कि तब हाँ ये टीचर थी और मैं ऑफिस में काम करती थी। तो लॉयड इसे तस्वीरें देखने के लिए कहता है कुछ इनके पुरानी। फिर वैसे तो कुछ तस्वीरें दिखाना शुरू कर देती है अपनी। फिर वान्या को बता रहा होता है इसी और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो वान्या पूछती है कि क्या वॉर में गए थे। तो वो कहता है कि मैं फिजिकली वॉर में नहीं गया था, लेकिन मैंने वैसे बहुत ज़्यादा काम किया था उसमें। तो लॉयड से कहता है कि तो क्या आप मिस्टर डेस्मंड को जानते हैं जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे। वो कहता है कि हाँ, लेकिन तभी मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था, इसीलिए हम लोग ज़्यादा क्लोज नहीं हो पाए। लेकिन वो बहुत सारे स्कॉलर्स वगैरह से मिलता था, इवन प्रेसिडेंट को भी इसके बारे में पूरा नहीं पता था। तो वो लॉयड को और भी तस्वीरें दिखाता है और उसके बारे में बताता है जो भी लोग हैं उनमें। तभी लॉयड से कहता है कि क्या आपको पता है कि आन्या जहाँ पर पढ़ती है क्लासमेट में, उसी क्लास में उनका बेटा भी पढ़ता है छोटा डेस्मंड का, और उनकी जो वाइफ है वो भी मेरी वाइफ के बहुत ज़्यादा करीब है। तो बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे याद है कि मलिंडा एक बहुत ही ज़्यादा थॉटफुल लड़की थी और उसका हस्बैंड जो था वो बहुत ज़्यादा सीरियस इंसान। वो आदमी सोच रहा होता है कि वो कैसा था प्राइम मिनिस्टर, मुझे तो याद भी नहीं, मैं पिछली बार उससे कम मिला था जब उसने रिजाइन किया। तो आना कहती है कि ये मुझे बुरा इंसान नहीं लग रहा, मुझे नहीं लगता ये पापा को नुकसान पहुंचाने के लिए आए हैं। वो अपने पापा का दिमाग पड़ती है जो कहते हैं कि अपना गार्ड लेट डाउन मत करना लॉयड, तुम्हें इनके बारे में सब कुछ जानना है। तो आना कहती है कि पापा बिला वजह परेशान होने लग जाते हैं। तो भी आना कहती है कि मुझे घर जाना है। तो लॉयड कहता है कि अभी तो हम यहाँ पर पढ़ने के लिए आए थे। अभी औरत कहती है कि ना हम लोग स्वीट खाएं। आना खुश हो जाती है। फिर ये दोनों बैठकर स्वीट खाते हैं। वो आदमी आने को और भी चीज़ें दिखा रहा होता है और लॉयड उस बूढ़ी औरत के साथ बैठा है। वो कहती है कि ये थोड़ा हमेशा बीमार रहता है, लेकिन जब आने यहाँ पर आती है मुझे ऐसा लगता है जैसे पैसे जवान हो। मुझे भी अच्छा लगता है जब वो यहाँ पर आती है। मेरे बेटे और उसके वाइफ कोई भी बच्चा नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि अन्ना ही मेरी ग्रैंड डॉटर है।
तभी लॉयड को सोच कर इन्हें कहता है कि मेरी वाइफ फेल अब घर आने वाली होगी, हमें घर जाना चाहिए। तो वो खड़े हो जाते हैं। तो वो बूढ़ी औरत कहती है ये जब तुम्हारी वाइफ योर घर है तो उसे वेलकम होम की सुख देना। तो लॉयड कहता है कि हाँ ठीक है। तभी वहाँ पर वो भी आ जाती है योर और कहती है कि तुम हमारे नेबर से मिल रहे थे। तो अन्य योर को बता देती है कि पापा आपको एक किस देने वाले हैं। तो वो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है, कुछ सोचती है, फिर शर्मा कर वहाँ पर भागना शुरू कर देती है। तो वो बूढ़ी औरत कहती है कि तुम्हारी वाइफ कितनी ज्यादा अच्छी है। लॉयड कहता है कि हाँ, और हमें पता चलता है कि उन्होंने पूरी रात ही में इसके सर्कल में भागते भागते निकाल दी। तो अब इसके बाद हम उन बूढ़े लोगों के घर पर आते हैं जहाँ पर वो औरत अपने शोर से आकर कहती है कि क्या तुम फिर से नहीं सो पा रहे, क्या तुम्हें फिर से वो डूबने वाली फीलिंग आ रही है और इस बूढ़े इंसान को क्या हो गया। तो वो कहता है कि नहीं, मैं बस कुछ पढ़ना चाहता हूँ। तो औरत कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ हर्बल टी बना देता हूँ। तभी ये अपना पेन निकालता है और कुछ लिखना शुरू कर देता है। वो लिखता है कि मुझे सब कुछ लिख देना चाहिए इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ। क्या वो लड़की टेस्ट सब्जेक्ट है, क्या प्लान अभी भी चल रहा है। तो भी एपिसोड के शुरू में देखते हैं हम लोग आने अपने घर से निकलती है स्कूल जाने के लिए, उसके पास आ चुकी है। तो वहाँ पर जो बूढ़े आदमी होते हैं उसे कहते हैं कि ठीक से स्कूल जाना, कितनी ज़्यादा अच्छी बच्ची है। वो ऐसा सोच रहे होते हैं। अन्या उसका दिमाग पढ़ कर कहती है कि ये दोनों अंकल और आंटी तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे। तो वो वहाँ से चली जाती है। तो फिर लॉयड उन दोनों बूढ़े लोगों को बाहर जाते हुए देखता है और सोचता है कि मैं इन पर नज़र रख रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। इन्होंने तो बस अपने बच्चे से ही बात की है, बेटे से, कि मैं बिला वजह परेशान हो रहा हूँ। तो अब ये स्कूल में बैठे होते हैं जहाँ पर वो कोनी जो होती है इसे कह रही होती है कि अन्य तो क्या तुमने डेविल के बारे में सुना है, हमारे यहाँ जो भूतिया घर है वहाँ पर एक डेविल रहता है, ये हिडन अकेडमी की एक सीक्रेट है। तो अन्य कहती है कि तुम कौन। वो कहती है मैं कौन नहीं हूँ, मुझे याद नहीं तुम। फिर इसके बाद वो उसे गोस्ट के बारे में बताने लग जाती है। वहाँ पर दो लड़के इनके सामने बैठे होते हैं जो भी इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं और कहते हैं कि वो भी गोस्ट में मानते हैं। एक कहता है कि मेरे डैड एक स्पिरिचुअल कोई करते हैं टाक वगैरह। तो अन्य कहती है कि मम्मा ने भी एक बार ऐसे किया था। फिर इसके बाद ये सभी लोग को तैयारी कर लेते हैं उसी गोस्ट वाले हाउस में जाने की, जहाँ पर ये बैकी को भी जाकर कहते हैं ये बात। और बैकी कहती है कि तुम लोग गोस्ट हंटिंग के लिए जाने वाले हो। तो बैकी कहती है कि नहीं मैं नहीं जाने वाली ऐसी जगह पर। तभी उनके पीछे से डेमिन भी आ जाता है अपने चेलों के साथ और कहता है कि तुम लोग उस घर में जाने वाले हो, पहले वहाँ पर जाना लीगल है, तुम लोग नहीं जा सकते। लेकिन वहाँ पर जो प्रिंस होता है वो कहता है कि मैं तो अन्य के साथ जाने वाला हूँ। तो डेमिन ये बात सुनकर जेलस हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं भी जाऊँगा साथ। तो डेमिन अपने चेलों को बताता है कि मैंने सुना है कि वहाँ पर एक गुड गोस्ट होता है, हमारा एक स्कॉलर भी वहाँ पर गया था और गोस्ट ने उसे पकड़ लिया था। जो गोस्ट होते हैं वो उन्हीं लोगों को पकड़ते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। इसका मतलब अगर उसने मुझे पकड़ा तो मैं स्मार्ट हूँ, इसलिए मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। अब ये लोग उसी घोस्ट वाले हाउस पर आ चुके हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा भाई भूतिया लग रहा है, खतरनाक। सभी लोग डरे हुए हैं लेकिन आन्या एक्साइटेड है, अलग ही अच्छी। तो आपस में ऐसी थोड़ी सी बातें करते हैं। तभी आन्या आगे की तरफ आ जाती है, उस घर की तरफ। सभी लोग हैरानी से देखते हैं, फिर भी उसे फॉलो करके अंदर आ जाते हैं दरवाज़ा खोलकर सभी। पूरे सभी लोग बहुत ही ज़्यादा डरे हुए होते हैं और डेमिन एक्टिंग कर रहा है कूल होने की। आन्या भैंस की बोर हो रही है। तो ये लोग कहते हैं कि कोई फ्लैश लाइट लाया है और आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। सभी लोग डरे हुए हैं। तो आन्या जो होती है वो कहती है कि फिक्र मत करो, मैं एक नेट लेकर आऊँ, हम उस भूत को पकड़ेंगे इस नेट के साथ और फिर हमें जे स्टार मिल जाएगा। क्या भूली जा रही है यार। वो लड़के कहते हैं कि तुम भूत को नहीं पकड़ सकती ऐसे। तो अभी डेमिन कहता है कि मैंने सुना है कि स्कॉलर्स ने यहाँ पर आर्ट्स वाली क्लास जो है वहाँ पर गोश्त देखा था। तो लड़की कहती है कि कहाँ है पर वो क्लास। वो कहता है कि यहाँ पर मुझे एक मैप दिखा है, फोर्थ फ्लोर पर है आर्ट्स वाली क्लास, और उस क्लास के साथ ही एक डार्क रूम भी होता है जिसके ऊपर लिखा हुआ है। तो कोनी जो होती है वो डरना शुरू कर देती है और कहती है कि मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। तो डेमिन उसे कहता है कि तुम अब घर वापस जाना चाहती हो, अब हम बहुत ज़्यादा दूर आ चुके हैं। तो अभी इन्हें किसी चीज़ की आवाज़ आती है तो सभी लोग डर जाते हैं। कोनी तो भैंस की आँख गुड़िया ही निकाल लेती है जादू वाली। तो अभी कोनी आगे की तरफ भाग जाती है, अन्य उसके पीछे भाग जाती है जाला लेकर। उसे देखकर डेमिन भी उसके पीछे भाग जाता है। डेमिन के पीछे उसके चेले भाग जाते हैं। ये सभी लोग सीढ़ियों की तरफ जाते हैं जहाँ पर इन्हें एक बूट पड़ा मिलता है सीढ़ियों। तो अभी कोनी क्या करती है, सीढ़ियों पर झाड़ू मारकर आगे बढ़ना शुरू कर देती है। आन्या तो उस चाले से उस चूज को ही पकड़ रही होती है भैंस की। तो भी ये लोग ऊपर आ जाते हैं जहाँ पर एक लड़का यहाँ पर लैब के बारे में बात करता है कि यहाँ पर लैब में लोगों को काटते थे। तो डेमिन उसे कहता है कि क्यों तुम हमें बार बार ट्राई जा रहे हो बिला वजह। तो अभी आन्या को कुछ महसूस होता है। कोनी उसे कहती है कि क्या हुआ आन्या। तो भी आन्या कहती है कि मैंने किसी की बात सुनी। डेमिन कहता है कि तुम भी अब हमें डरा रही हो। तभी आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और आन्या को किसी की बात आती है कि चली जाओ यहाँ पर मत आओ। तो आन्या कहती है कि क्या मैं किसी घोस्ट की आवाज़ सुन रही हूँ। तो भी खिड़की के पास से खुलता ही ये लोग डर जाते हैं। तो अभी इन्हें सामने कुछ नजर आता है और ये लोग बहुत ही
ज़्यादा डर जाते हैं, चीखें मारने लग जाते हैं और पीछे भागने लग जाते हैं और कहते हैं कि क्या वो किसी स्कॉलर की केक थी। सभी लोग भाग रहे होते हैं लेकिन आन्या वहीं पर गिर जाती है। डेमियन उसे देखता है और कहता है कि ये इडियट, और उसकी तरफ भाग कर जाता है उसे वापस लाने के लिए। डेमियन से कहता है कि क्या करिए, उठ जाओ। भाग कोनी का होती है, वो क्या करती है आगे की तरफ भागती है और अपने पर्स में से कुछ अजीब सी चीज़ें निकाल कर वहाँ पर फेंकती है और डेमियन ने आन्या को कंधों पर उठा लिया है। अभी ये दोनों भागते हैं और इनके बाकी साथी भी नीचे की तरफ भाग रहे होते हैं। अभी इनके सामने कोई बंदे आ जाते हैं, उन्हें देख कर चीख चिल्लाते हैं दोनों ही। और हम देखते हैं जो बंदे आए हैं नहीं के क्लासमेट्स हैं बाकी के। तो वो जो बड़ा लड़का होता है कहता है कि वहाँ पर हमने भी गोश्त देखा और हम उस गोश्त ने मेरा एक पाँव भी चुरा लिया जूते का। तो वो औरत कहती है कि नहीं, आन्या के जाले में एक पाँव है जूते का। तब ये लोग कहते हैं कि चलो यहाँ से बाहर निकलें और ये सभी लोग बाहर आ जाते हैं उस जगह। तो अभी डेमियन बाहर कहता है कि देखा हमारे ऊपर गोश्त ने अटैक किया, इसका मतलब ये है कि मैं एक स्कॉलर बनता हूँ। कहती है कि अगर हम उस गोश्त को पकड़ लेते तो हम और स्टेला स्टार हासिल कर सकते थे। तो डेमियन कहता है कि तुम बोल रही है, जब उसे देखकर बेहोशी हो गई। और ये कहते हैं कि चलो आज के लिए बस इतना ही, घर चले। फिर हमें पता चलता है कि इन सभी लोगों ने उस रात ना ही वॉशरूम किया ना ही अपने बेड से निकले आन्या के अलावा। तो भी इसके बाद हेड मास्टर साहब अपने ऑफिस में बैठकर कुछ काम कर रहे होते हैं। तभी उन्हें बाहर से कोई बुलाता है, कहता है कि हेड मास्टर साहब जल्दी बाहर आइए। बाहर बहुत सारे बच्चे खड़े होते हैं जो बोर्ड पर देख रहे होते हैं कि वहाँ पर लिखा हुआ हेड मास्टर साहब ने किसी से रिश्वत ली है। चलो, तो इसके बाद कुछ ऑफिसर्स आते हैं हेड मास्टर साहब के पास और कहते हैं कि क्या ये सच है। तो वो कहते हैं कि ऑफ कोर्स नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, कोई फाइव ला रहा है मेरे खिलाफ। तो वहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि हेड मास्टर साहब आप यहाँ पर एग्जाम के जिम्मेदार हैं, आपको कुछ पता भी है। तो वो कहते हैं कि हाँ, मेरे पास एग्जाम वाले पेपर पड़े हैं कुछ। तब ये कहते हैं कि मेरे स्टोरेज रूम में होंगे। वो अपने स्टोरेज रूम में जाकर देखते हैं, जहाँ पर कुछ भी नहीं पड़ा होता वो खाली है। वो कहते हैं कि यही तो पड़े थे, कहाँ गए। तो दूसरे लोग कहते हैं कि आपको ही पता था इस सेफ के बारे में, और वो इस पर बहुत सारा इल्जाम लगाने लग जाते हैं। इसके बाद हम लोग फिर क्लासरूम में देखते हैं जहाँ पर एक नया टीचर बच्चों को कह रहा होता है कि मैं अब तुम्हें इस पीरियड में पढ़ाऊंगा। बच्चे बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हैं। अभी इसके बाद कुछ बच्चे उनके बारे में बात कर रहे होते हैं कि मिस्टर हेडरसन के बारे में तुमने सुना है कि उन्होंने एग्जाम के पेपर बेचे हैं, वो कितने अच्छे देखने में लगते थे लेकिन वो एक क्रिमिनल है। आन्या और बेकी भी इनकी बातें सुन रहे होते हैं जो कि गुस्सा होते हैं और लड़कियां आकर ईंट चिढ़ाना शुरू कर देती हैं। तो डेमियन उन्हें कहता है कि एफ क्लास के स्टूडेंट्स, तुम लोग इतने ही जेलस हो तो खुद पढ़ाई क्यों नहीं कर लेते। तो आन्या उसे कहती है कि सेकंड बॉय, तुम्हारी भी लैंग्वेज क्लास एफ क्लास में है। तो डेमियन उससे चिल्लाकर कहता है कि तुम मुंह बंद नहीं रख सकती, मैं इतना अच्छा कमबैक मार रहा था, सारा खराब कर दिया। तो अभी वहाँ पर जो जॉर्ज होता है वो दीवार पर कुछ पोस्टर्स को देख रहा होता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कोई ऐसा कर सकते। दूसरे बच्चे भी कहते हैं कि हमें उन पर पूरा यकीन है, वो नहीं ऐसा भी करेंगे। तो आन्या वहाँ पर जो होता है एक पेपर उतार लेती है और कहती है कि मैं इसे घर लेके जा रही हूँ इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो वो घर आकर लॉयड को ये सब कुछ दिखाते हैं कि पापा ये हुआ। तो लॉयड उसे देखकर पढ़ता और कहता है कि वेल, मुझे इस न्यूज़ के बारे में पहले ही पता चल चुका था। लेकिन तभी आन्या उसे कहती है कि क्या आप मिस्टर हेडरसन एक क्रिमिनल है। तो लॉयड कहता है कि वेल, हम एक पेपर क्यों देख कर नहीं कह सकते कि कोई उनका क्रिमिनल है, तुम्हें क्या लगता है, तुम तो उन्हें रोजाना ही देखती हो। तो आन्या कहती है कि वेल, मुझे नहीं पता, मैं तो उनसे ही पूछ लूँगी खुद ही जाकर। तो लॉयड उसके सर पर हाथ रखता है और कहता है कि वेल, तुम ठीक कर लेना, ये ठीक है, फिलहाल जाकर अपना होमवर्क करो। तो वो चली जाती है। तो डेमियन उसकी तस्वीर को देखता है और कहता है कि क्या वो सच में ऐसा कर सकते हैं। देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे ये एलिगेशन सच है। तो भी स्कूल में जो टीचर होते हैं इन्हें बच्चों को बताते हैं कि मिस्टर हेडरसन ने रिजाइन करने का सोच लिया हिडन अकेडमी से। तो अभी बाहर कुछ टीचर इसे कह रहे होते हैं कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता मिस्टर हेडरसन। तो वो बाहर जाते हैं, यहाँ पर एक औरत होती है जो इसे कहती है कि वेल, आप क्या ऐसे ही गिव अप कर देंगे, आप पर जो एलिगेशन लगाई गई हैं, क्या आप सच में ऐसे ही बूढ़े हो चुके हैं। तो वो कहता है कि हाँ, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, और कहते हैं कि अभी यही टाइम है यहाँ पर आने का। तो औरत एक टोरंटो स्पोर्ट इसके मत्थे में मारती है और कहती है कि ये है तुम्हारा टोरंटो स्पोर्ट, जाओ अब जाकर अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मिल लो। और हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं कि जाने की वजह से। टीचर हेड मास्टर साहब कहते हैं कि यहाँ पर और भी बहुत ज़्यादा अच्छे टीचर हैं, तुम लोग फिक्र मत करो। तो बच्चे कहते हैं कि हम लोग आपको जाने नहीं दे सकते, आप कितने अच्छे टीचर हैं। तो वो कहते हैं कि जो भी एलिगेशन वगैरह थे ये झूठ थे। तो वो बच्चे कहते हैं कि आप फिर हमें छोड़ कर क्यों जा रहे हैं। तो आने उनका दिमाग पड़ती है जो कि सोच रहे होते हैं कि वेल, मुझे शर्म तो आ रही है ऐसे जाने में, लेकिन मुझे पता है कि मैंने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया। तो आने कहती है कि मिस्टर हेडरसन ने कुछ भी गलत नहीं किया। तो अभी एक टीचर कहता है कि बच्चों को चलो अपने टीचर को एक फेयरवेल पार्टी दे देते हैं, अभी वो जा रहे हैं। तो वो बाहर जाते हैं जहाँ पर वो होती है मार्था, जो उसे कहती है कि वेल, मैं तुम्हें ड्राइव करके लेकर जाऊंगी। तो अभी टीचर बच्चों को कहते हैं कि चलो अपनी अपनी क्लासों में जाओ, तुम्हारे टीचर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तभी कोनी जो होती है वो डेमियन को कहती है कि ये स्मेल तो मेरे होली वाटर की है। तो अभी कोनी एक बंदे की तरफ देखती है और कहती है कि इसमें से मेरी वो होली वाटर की खुशबू आ रही है, कहीं वो ही कोस्ट तो नहीं है। तो डेमियन कहता है कि क्या बोली जा रही है। तो आने उसका दिमाग पड़ती है जो कि सोच रहा होता है कि मुझे नहीं पता था इसे यहाँ से बाहर निकालना इतना ज़्यादा आसान है हेडमास्टर, मुझे तो ज़्यादा मेहनत भी करनी नहीं पड़ी। तो आने कहती है कि ये असली
असली क्रिमिनल्स। और अन्या कहती है कि अगर मैंने इसे पकड़ लिया तो मैं मिस्टर हेडरसन को बचाऊं। अभी एपिसोड के शुरू में अन्या उसी क्रिमिनल के पीछे जाने वाली होती है जिसने हमारे हेड मास्टर को फंसाया, लेकिन पीछे से उसे बैकी रोक लेती है और कहती है कि चलो क्लास में चले। फिर इसके बाद ये क्लास में बैठे होते हैं जहाँ पर उनके टीचर कहते हैं कि हम लोग बर्लिन होटल में अभी चलेंगे हेड मास्टर साहब के फेयरवेल के लिए। तो सारे बच्चे तैयार होते हैं, लेकिन अन्या कहती है कि मैं नहीं जाने वाली। तो बेकी कहती है कि ये उनका, हम उन्हें शायद आखिरी बार देखेंगे, तो चलो चले। तो वो कहती है कि मैं नहीं जाने वाली जब तक मैं उस क्रिमिनल को पकड़ नहीं लिया। तो वो कहते हैं कि क्या क्रिमिनल, तुम्हें पता ही है किसने कहा कर रहा है? तो वो बताती है कि वो टीचर तुमने देखा नहीं जो हमें पहले मिला था। तो कोने भी कहती है कि हाँ वही घोस्ट बंदा जिससे मेरी स्मेल आ रही थी होली वाटर। तो अभी ये लोग वापस उसी भूतिया घर में जाने का कहते हैं। तो डेमन कहता है कि हम लोग पागल हैं, कि हम दोबारा वहाँ पर क्यों जाएंगे? तो पीछे से वो बड़ा लड़का आकर कहता है कि जब हम वहाँ पर गए थे तो मैंने वहाँ पर कुछ पेपर भी पड़े हुए देखे थे काफी सारे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ऐसी जगह पर कितने सारे नए पेपर पड़े हैं। फिर ये लोग वहाँ पर जाने का प्लान बनाते हैं। तो अभी ये लोग वहाँ पर अंदर आ जाते हैं उस भूतिया घर में। बेकी बहुत ज़्यादा डरी होती है। तो इनके पीछे से कोई आदमी आता है और इन्हें कहता है कि तुम लोग इस ओल्ड स्कूल हाउस में क्या कर रहे हो? अगर तुम लोग पनिशमेंट नहीं चाहते तो वापिस चले जाओ। तो वो कहते हैं कि सॉरी हम चले जाएंगे। तो अन्या कहती है मुझे लगता है ये भी एक बुरा आदमी है। तभी वो बड़ा लड़का ऐसे कहता है कि सर मेरा यहाँ पर एक ज़रूरी पेपर आ गया है, हम लोग वो लेने के लिए आए। तो आदमी कहता है कि नहीं तुम लोग नहीं जा सकते। तभी अन्या उसके नीचे से भाग जाती है। वो अन्या को पकड़ने वाला होता है, लेकिन बड़ा लड़का उसे पकड़ ले और कहता है कि मुझे पता है आप कौन है, आप मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग हैं, रग्बी क्लब एडवाइज़र। तो बाकी के जो बच्चे होते हैं वो भी नीचे से भाग जाते हैं, वो उन्हें पकड़ने वाला होता है, लेकिन हमारा बड़ा लड़का उसे कस के पकड़ लेता है। तो भी ये लोग सीढ़ियों पर आ जाते हैं। तो ये कहते हैं कि हम लोग जल्दी से ये सब सारा मैटर निपटा देंगे और हमारे टीचर को वापस लेकर आ जाएंगे। तो बेकी कहती है कि आज हम सच में ऊपर जाने वाले हैं। ये लोग 3rd फ्लोर पर जाने की बात कर रहे हैं। तो डेमियन कहता है कि हाँ जैसे कि मुझे वो आदमी दिखा तो मुझे समझ आ गया है कि यहाँ पर वो कोई नहीं है, ये लोग बस यहाँ पर कुछ गलत काम कर रहे हैं, चलो चले। तो भी सीढ़ियों पर चढ़ रहे होते हैं, लेकिन सीढ़ियों पर एक आदमी बैठा होता है जो कहता है कि मैं चेस क्लब का एडवाइज़र हूँ और मैं तुम्हें यहाँ से ऊपर जाने नहीं दे सकता। तो डेमियन कहता है कि वह बताने के लिए शुक्रिया। तो डेमियन को जो चेले होते हैं वो कहते हैं कि हम इसे संभाल लेंगे। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हें आसानी से प्रेडिक्ट कर देता हूँ, और वो इन्हें मारता है। तो ये लोग क्या करते हैं उसकी टांगें पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि मास्टर डेमियन आप जा सकते हैं। तो बाकी के बच्चे वहाँ से निकल जाते हैं। तो अभी इनके सामने एक अजीब सा साइंटिस्ट आ जाता है जो कहता है कि मैं केमिस्ट्री क्लास का हूँ और अब मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। तभी वो आदमी इन पर गैस फेंकता है और कहता है कि सो जाओ, और वो गैस सूंघकर इन्हें सबको नींद आनी शुरू हो जाती है। बेकी कहती है कि ये तो ऐसी खुशबू है जैसे मेरे घर पर होती है। तो कोनी क्या होती करती है, बेकी को 2 प्याज पकड़ाती है और कहती है कि तुम इन्हें ले लो, और कहती है कि मैं खुद को सेक्रीफाइस कर दूँगी तुम लोगों के लिए। तभी बेकी वो प्याज लेकर डेमियन और नान्या के करीब लेकर जाती है। तो उनके जो होती है ना इसकी खुशबू वो ख़त्म हो जाती है स्मेल। तो फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर तो कोई भी बुरा इंसान नहीं नज़र आ रहा। तो डेमियन कहता है कि थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ज़रूर यहाँ पर होंगे, चलो फाइन आर्ट्स क्लास में चले। तो अभी ये लोग उसी क्लास में जाने वाले होते हैं, लेकिन इनके सामने एक गोश्त आ जाता है, ये लोग चिल्लाते हैं। तो अभी इसके बाद हमारा जो होता है फ्रैंकी उन्हीं पोस्टर को देख रहा होता है हेड मास्टर के, और कहता है कि ये तो फेक है, लेकिन इन्हें बहुत ही बारीकी से बनाया गया है। लड़ी भी उसकी बात सुन रहा होता है और फ्रैंकी उसे कहता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर एक और फोर्जर कोई आया है करीबी। तो इसके बाद हम लोग हेड मास्टर साहब को देखते हैं जो मार्था के साथ कार में जा रहा होता है, और मार्था उसे बताती है कि बेकी तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो भी घर में ये सभी लोग उसे देखकर डर रहे होते हैं, गोश्त को भागने वाले होते हैं, लेकिन आने उसका दिमाग पड़ती है और कहती है कि बच्चों को बेवकूफ़ बनाना कितना ज़्यादा आसान है कपड़े से ही। तो वे पीछे देखते हैं, वहाँ पर एक बूढ़ी औरत खड़ी होती है और वो कहती है कि मेरी सालों की लॉन्ड्री ने मुझे एक्सपर्ट बना दिया है कपड़ों को मैनिपुलेट करने में। तो अभी वो औरत इन पर हमला करती है और बेकी को रस्सियों में पकड़ लेती है और वो डेमियन पर हमला करने वाली होती है, लेकिन डेमियन आन्या से वो जो होता है नेटो से लेकर उस रस्सी को पकड़ लेता है। तो इसके बाद हम लोग कुछ लोगों को देखते हैं जिन्होंने उन्हें फंसाया। हेड मास्टर साहब को उन्हें कोई पैसा दे रहा होता है और कहता है कि क्या मेरे बच्चे का एडमिशन सच में हो जाएगा यहाँ पर? तो वो कहते हैं कि फिक्र मत कीजिए, यहाँ पर सिर्फ पैसा ही मैटर करता है। और वो आदमी वहाँ से उठकर चला जाता है और ये बच्चे उनकी आवाज़ें सुन रहे होते हैं बाहर से।
तो अभी वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि नया साल स्टार्ट होने वाला है स्कूल का और हम लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे। तभी ये बच्चे अंदर आ जाते हैं और इन्हें कहते हैं कि तो ये सब हो रहा था यहाँ पर, आप लोगों ने मिस्टर हैडसन को निकाल दिया वो ज़्यादा पैसे बनाने के लिए, हम लोग आपकी शिकायत लगाएंगे। तो वो आदमी कहता है कि और तुम लोग ये साबित कैसे करोगे कि मैंने ऐसा किया है। कहता है कि वो सभी लोग सा था, ये तस्वीर भी असली है। तो बच्चे कहते हैं कि नहीं सर ऐसा नहीं कर, और इनकी तरफ एक तस्वीर फेंकता है। तो अन्य उस आदमी का दिमाग पड़ती है जो कि सोच रहा होता है कि मैंने बहुत ज़्यादा पैसे दिए हैं मास्टर फोर्जर को ये बनाने के लिए, लेकिन ये एनविल जो है ये थोड़ी सी रुकावट बन सकता है। तो अन्य उसका दिमाग पड़कर उस एनविल को अपने नेट में पकड़ लेती है। वो उस एनवलप को खोलते और देखते हैं कि इसमें तो कोई तस्वीर नहीं है बल्कि कुछ पेपर्स है। तो अन्य कहती है कि ये ज़रूर उसी आदमी के होंगे जो अभी यहाँ से गया है। तो आदमी ने लालच देना शुरू कर देता है और कहता है कि अगर तुम लोगों ने मेरा साथ दिया तो मैं तुम्हें सारे स्टेला स्टार दे दूंगा, फिर तुम लोग बहुत अच्छे स्कॉलर बन जाओगे। तो डेमिन और वैकी कहते हैं कि हम लोग ऐसे स्टेला स्टार का कुछ भी नहीं कर सकते, हमें नहीं चाहिए ये। लेकिन आने उसकी तरफ जाना शुरू हो जाती है और कहती है कि स्टेला स्टार मतलब वर्ल्ड पीस। तो वो लोग आने को पकड़कर वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं बच्चे। तो अभी इन्हें बहुत सारे आदमी आकर घेर लेते हैं, ये लोग परेशान होते हैं। लेकिन तभी उन आदमियों को कोई कूट देता है। ये लोग कहते हैं कि ये तो वही लेडी है टोनी त्रस वाली, और कहते हैं कि ये मेरी ड्यूटी है क्रिमिनल्स को पनिशमेंट देना और अब मैं तुम लोगों को पनिशमेंट दूंगी। वो सारे आदमी डर जाते हैं उनसे लेडी से। तो अभी हम देखते हैं कि वो लेडी सभी बंदों को बहुत बुरी तरह पीट रही होती है। तभी खिड़की से दो तस्वीरें आती हैं और हम देखते हैं कि ये तस्वीर तो अलग अलग है। अन्या देखती है उन्हें और कहते हैं कि पापा ने भेजी है। तभी दूसरे बच्चे कहते हैं कि ये कहाँ से आई, ये जरूर असल तस्वीरें हैं। तो वो आदमी कहता है कि ये तो तस्वीरें तुम्हें कहाँ से मिली। तो वो कहती है कि मुझे तो यहाँ पर नीचे पड़ी हुई मिली। तभी वो लेडी कहती है कि इन तस्वीरों को ले जाओ हेडमास्टर साहब के पास और उनके मुंह पर मार कर उन्हें वापस स्कूल में लेकर आओ। बच्चे कहते हैं कि हाँ ठीक है। और अब वो जो लेडी है वो अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करने वाली है। हम देखते हैं कि हमारा डेमन किसी को कॉल करता है। इसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में आते हैं जहाँ पर हेडमास्टर साहब इस्तीफा देने वाले होते हैं। लेकिन तभी ऊपर से बहुत सारे हेलीकॉप्टर आते हैं और उनमें से कोई 3 लोग छलांग लगाते हैं पैराशूट के साथ। और हम देखते हैं कि ये तो डेमिन है और उसके साथ अन्या और बेकी भी आए हुए हैं। वाह कितना ज़्यादा मज़ा आया हो। तभी वो अंदर आते हैं दरवाज़ा खोलकर बच्चे और कहते हैं कि हमने प्रूफ ढूंढ लिए हैं कि आप लोगों ने कुछ भी क्रिमिनल नहीं किया। तो वो कहता है कि क्या, और कहते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा मेहनत लगाई है। तो पीछे जो उनके साथ आदमी हुए होते हैं वो बताते हैं कि इन बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है ये प्रूफ ढूंढने में। तो प्रिंसिपल साहब कहता है कि इसका मतलब मुझे नहीं करना पड़ेगा ये रिज़ाइन। तो वे बच्चे उनसे कहने लग जाते हैं कि आपने हम ये बस सिखाई थी कि लोग हिस्ट्री में वक्त के साथ ही अपनी जगह बना पाते हैं, ऐसी बातें करते हैं। तो मिस्टर हेडसन का दिल बन जाता है। तो अभी वो वहाँ पर जो आदमी होता है उसे कहते हैं कि क्या आप इन पेपर्स को ख़त्म करवा सकते हैं रिज़ाइन वाले, और ये लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी वो आदमी कहता है कि लेकिन मैंने वो पेपर तो पहले ही फॉरवर्ड कर ली। तो ये लोग बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। तो फिर हमें पता चलता है कि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा इधर उधर मेहनत कर वो पेपर फिर से इकट्ठा कर ही लिए और प्रिंसिपल साहब फिर से ऑफिस में आ गए। फिर इसके बाद उन लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है और उन्हें अरेस्ट किया हमारे यूरी ने। फिर इसके बाद कुछ बच्चे स्कूल में आते हैं जहाँ पर ये दीवारों पर देखते हैं कि किसी ने लिखा हुआ है कि इनके टीचर कितने ज़्यादा खराब है, कितना गंदा स्कूल है, ऐसी बात। फिर इसके बाद हमारे हेड मास्टर साहब को कुछ लोग कह रहे होते हैं कि हम लोग ईडन के एडमिनिस्ट्रेशन से हैं, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं जो भी कुछ ऐसा हुआ, हमने आप पर इल्ज़ाम लगाया ऐसा वगैरह। तो अभी हम सारे बच्चों को देखते हैं, इन्हें स्टेज पर बुलाया जाता है और उनका जो बड़ा सा आदमी होता है वो इन्हें कहता है कि तुम लोगों ने जो भी काम किया हमारे हेड मास्टर को बचाने के लिए उसके लिए तुम्हें एक स्टेला स्टार मिलेगा। चलो भाई खुश हो गया। और कहते हैं कि तुम्हारे खुद के हेड मास्टर ये तुम्हें स्टेला स्टार थे। तो वो फिर इन बच्चों के करीब आते हैं और इन्हें कहते हैं कि थैंक यू वेरी मच और मुझे तुम लोगों पर बहुत ज़्यादा फख्र है। और फिर बच्चे स्टेला स्टार लगा कर कितने खतरनाक पोज मारते हैं। वह सारे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अन्य कहती है कि अब तो अन्य का दौर शुरू होगा। प्रिंसिपल साहब इन्हें देखकर खुश है। तभी वहाँ पर जो होती है तो नितरस वाली लेडी वो भी आ जाती है। बच्चे उन्हें देखकर कहते हैं कि आपका शुक्रिया, आपने हमें रेस्क्यू किया। तो वो कहती है कि मैंने बस अपना फर्ज निभाया, लेकिन तुम लोगों ने कुछ रूल तोड़े हैं उस घर में जाकर, इसीलिए। वो जो डेमिन का चेला होता है उसके मुझे पर एक थोड़ी तरह बोल्ड मारती है। डेमिन कहता है कि आप क्यों कर रही हैं ऐसा। तभी हम डेमिन के मथे पर भी एक मारती है और ये टोनी ट्रस्ट बोल्ड नहीं होता बल्कि कोई अम्ब्रेला होती है और कहती है कि रूल्स जो होते हैं फॉलो करने के लिए होते हैं, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ, अगली बार ध्यान रखना। बच गए भाई। तो वे मिस्टर हेडसन ने इन्हें फिर से पढ़ाना शुरू कर दिया है और इनकी नॉर्मल लाइफ चलना शुरू हो चुकी है। लेकिन जॉर्ज जो होता है इन्हें फॉलो कर रहा होता है, दूर से देख रहा होता है। ये लोग उसे देखकर कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। तभी वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ उस घर में गया, मैंने भी तुम्हारी मदद की थी लेकिन मुझे नहीं मिला कुछ भी। तभी वो कहते हैं कि हम तो तुम्हें भूल ही गए। तो वो टोनी तरस वाली जो लेडी होती है अगर कहती है कि सॉरी मैं तुम्हें भूल गई और इसे भी एक अम्ब्रेला और स्टेला स्टार देती है। वो खुश हो जाता है और यहीं पर ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। आपको कैसा लगा ये वाला एपिसोड? मुझे तो बहुत मजा आया और ये
अभी तक इतने ही चैप्टर आए हैं स्पाई एक्स फैमिली में। अगर इसके बाद कोई और चैप्टर आएंगे तो मैं वो भी कवर कर दिया करूँगा। ज़्यादातर तो 1 महीने के बाद आते हैं, कभी कभार वीकली भी आ जाते हैं। जब भी आया करेगा मैं कवर कर दिया करूँगा और यहीं पर ये वाली जर्नी एंड होती है। तो मिलते हैं इस वाली वीडियो में। तो ज़रा एक बड़ी एंड बाय।